नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 मई के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे कौन कौन सी है। तो भैया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सारे हॉस्पिटल से जितनी भी बड़ी बड़ी आप कह लो मेडिकल फैसिलिटीज है उनसे बोला है कि भैया टेम्परेचर बढ़ने वाला है, गर्मी बढ़ने वाली है, अपने आप को तैयार करके रखो। कैसे तैयार करके रखना है इसको देखना है। फिर रेलवेज में रिसेंटली कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। कुछ पुराने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए हैं, कुछ नए डिपार्टमेंट्स खोले गए हैं, कुछ नई पोस्टें बनाई गई हैं। ये क्या है इसको देखेंगे। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $8 बिलियन का सपोर्ट देने की बात की है, जिसमें से जो $1.2 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी थी और $3 बिलियन का पहले का रोल जो लोन था इसको रोल ओवर किया है। ये $1.2 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी को 2.4 किया है। ये $3 बिलियन के लोन को आगे एक्सटेंड किया और $2 बिलियन का एडिशनल लोन। तो लगभग हो गए आपके $8 बिलियन। हो सकता है इससे भी ज्यादा पैसा दें, वो आगे एनालिसिस में पता चलेगा। ई श्रम पोर्टल की मदद से अब एक्सीडेंट क्लेम्स को यहां पे प्रोसेस किया जाएगा। ये क्या न्यूज है देखेंगे। 2013-14 से लेके अब तक इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 103% बढ़े हैं। इंडिया के अंदर एडिबल ऑयल स्टॉक ठीक ठाक है। जिन लोगों को लग रहा है कि इंडिया के अंदर एडिबल ऑयल खरीदने वाला है वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। और इंडिया यूएई का जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो बेसिकली आज से लागू हो जाएगा। तो ये इतनी न्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन एक्टिव हो गया है, सो इफ यू वांट टू हेल्प यू कैन क्लिक ऑन सुपर थैंक्स बटन। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। वर्ड ऑफ द डे है वी आवर्स। व्हाट इज बेसिकली दिस वी आवर्स। वी आवर्स आप कह सकते हो कि अर्ली आवर्स ऑफ अ डे। जो मिडनाइट के बाद से सुबह सूरज के निकलने का बीच का समय होता है ना, आप कह सकते हो 1 2 3 बजे 4 5 बजे का जो समय होता है उसको आप वी आवर्स बोलते हो। वी को कभी कभी अंग्रेजी में वेरी स्मॉल और टाइनी भी कहा जाता है। तो ये जो शुरुआती आवर्स होते हैं एक दिन के, इनको वी आवर्स बोला जाता है। सेंटेंस में यूजेस क्या है। ही वॉज अप अंटिल द वी आवर्स ट्राइंग टू फिनिश द वर्क, मतलब मिडनाइट के बाद से लेकर सुबह के बीच के समय को आप वी आवर बोलते हो। पहली न्यूज, मिनिस्ट्री आस्क हेल्थ फैसिलिटीज टू बी रेडी फॉर सोरिंग टेम्परेचर। तो देखिए भाई, हेल्थ फैसिलिटी को अपना रेजिलियंस बढ़ाने की जरूरत है एक्सट्रीम हीट से। अब हॉस्पिटल्स और हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर अपना रेजिलियंस कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात तो वहां पे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहे, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को कट ना किया जाए। तो राज्य की सरकारों को एडवाइजरी इशू की जा रही है, जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको एडवाइजरी इशू की जा रही है कि भाई ज्यादातर केसेस में हॉस्पिटल वगैरह की बिजली मत काटिए। और ये कोशिश की जा रही है। देखिए, कॉमर्शियल इलाकों की बिजली कट रही है, हॉस्पिटल वगैरह की जितना हो सक रहा है नहीं कट रही है, ताकि हॉस्पिटल्स में जो एसीज हैं, कूलिंग अप्लायंसेज हैं, सोलर पैनल्स हैं, ये सब काम करते रहे। एक्चुअली कूलिंग अप्लायंसेज काम करते रहे, सोलर पैनल्स को और इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। अगर सोलर पैनल लगे होंगे तो जो लाइट, बिजली, पंखा टाइप की चीजें हैं ये तो सोलर एनर्जी से चल सकती हैं। और रेगुलर लाइफ अगर कट ऑफ भी होती है तो भी कहीं ना कहीं आपके सोलर अगर पैनल लगे होंगे हॉस्पिटल की छत पर, हॉस्पिटल का अच्छा खासा बड़ा साइज होता है, तो छतों पे अगर बड़े स्केल पे सोलर पैनल लगाया जाता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो नेचुरल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ हद तक आ सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन उतना नहीं होगा। फिर भाई, इंडोर हीट को कम करने के लिए कूल ग्रीन रूफ्स बनाना, विंडो शेड्स बनाना, बाहर के समय तरफ पे शेड बनाना, ये सब चीजें भी करने की जरूरत है। इस प्रकार की एडवाइजरी इशू की जा रही है। हालांकि इस प्रकार की एडवाइजरीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने में समय लगता है, एकदम से ये इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। बट ठीक है, प्रोग्रेसिव वे में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, कुछ चॉइसेस दी जा रही है जो कि इंप्लीमेंट करनी चाहिए। फिर जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज है उनको प्रिपेयर रहने को कहा गया है। आप अपने पास एसेंशियल मेडिसिन रखो, आईवी फ्लूइड्स रखो, आइस पैक्स रखो, ओरल सॉल्यूशंस रखो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स अपने पास रखो। सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज में, कूलिंग अप्लायंसेस यहाँ पे होने चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपनी पूरी की पूरी आप तैयारी करके रखिए, ताकि रेन के पानी को इकट्ठा करके आप अपनी थोड़ी बहुत पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सको। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मार्च से मई का 2022 का जो प्रोडक्शन है उसमें ये बोला गया है कि भाई देखो, हीट वेव आगे भी आ सकती है इन द सेंट्रल, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अपने आप को तैयार रखो। ऑलरेडी अप्रैल में कुछ जगहों पे 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच चुका है, जहां पे ऑन एन एवरेज 35 से 37 डिग्री रहता था, वहां पे कुछ जगहों पे 40 डिग्री पहुंचा है। तो हीट वेव अभी भी आई है, आगे भी आएंगी। बचने के लिए तैयार रहिए, खासकर ये मई का महीना बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। फिर स्टेट से बोला गया है कि आईईसी मैकेनिज्म को अडॉप्ट करो, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके थ्रू कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस फैलाओ कि लोग अपने आप को कैसे हीट वेव के थ्रू बचा सकते हैं। फिर यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट रिलीज किया है पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी का, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसको प्रिपेयर किसने किया है? नेशनल कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्पलेट है इसमें सब कुछ साफ तरीके से लिखा हुआ है कि लोकल लेवल की जरूरत के हिसाब से
कैसे ग्राउंड पे चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, क्या करना है हीट वेव के समय पे, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह। नेशनल कोऑपरेटिव और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात की जाए, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसको इंडियन पार्लियामेंट ने स्टैब्लिश किया था 1963 में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करता है। एपेक्स फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्लानिंग एंड प्रमोटिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइव स्टॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 18 स्टेट रीजनल डायरेक्टोरेट से, इसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, फंक्शंस इसके जनरल काउंसिल और बोर्ड के थ्रू होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रमोट, स्ट्रेंथन एंड डेवलप द फार्मर्स कॉर्पोरेटिव्स। तो ये ओवरऑल यहाँ पे एनसीडीसी भी इन्वॉल्व हो गया, किस प्रकार से इन्वॉल्व हो गया ये मैंने बता दिया। जीएस पेपर 2 हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है ई श्रम टू हेल्प सेटल वर्कर्स एक्सीडेंट क्लेम। तो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं यूनियन लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की, इन्होंने पिछले हफ्ते बोला कि मिनिस्ट्री एक ऐसे मैकेनिज्म को डिवाइस कर रही है जिसके थ्रू अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी वर्कर्स हैं उनके एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम को तुरंत मतलब प्रोसेस किया जा सकता है। देखिए, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, उनके एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम को रजिस्टर करना। तो अब सबसे खास बात यहां पे यह है कि ई श्रम पोर्टल को आपको किसी एक ऐसे सुरक्षा मतलब इंश्योरेंस वाले प्लेटफॉर्म से जोड़ना पड़ेगा। तो ई श्रम पोर्टल को यहां पे जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से। देखिए, वैसे भी अगर आप देखो तो जो बजट स्पीच दी है 2022-23 की, उसमें हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि 4 पोर्टल को हम आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे। एक है नेशनल कैरियर सर्विस, एक है ई श्रम पोर्टल, एक है उद्यम पोर्टल, जिसको आप बोलते हो उन लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग एमएसएमईज को खोलने में इंटरेस्टेड है। और दूसरा है असीम पोर्टल, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये 4 पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे जो ई श्रम पोर्टल है इसको जोड़ा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से। एक्चुअली में ये जो ई श्रम पोर्टल है क्यों, इंडिया में जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर है उनको एक जगह पे लाके उनका एक डाटाबेस बनाने की जरूरत है। अभी तक 27 करोड़ लोग ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर कर चुके हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है भारत सरकार के द्वारा कि इंडिया के अंदर 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है। अगस्त 2021 में जब इस ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था तब एक्सपेक्ट किया गया था कि देश के अंदर 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, जिसमें 27 करोड़ लोग ऑलरेडी अपने आप को ई श्रम पे रजिस्टर कर चुके हैं। ई श्रम पे अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। फिर नेशनल कैरियर सर्विस के थ्रू आप अपने आप को एनरोल करवा के कुछ अच्छी नौकरियां ढूंढ सकते हो। 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा और वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर मिलेगा। तो जल्दी ही जो भी वर्कर्स यहाँ पे ई श्रम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, उनको ये जो 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम है ये कैसे मिलेगा, इसकी मॉडलिटी सरकार रिलीज कर सकती है। तो ये यहां पे किया जा रहा है। तो अब एक्चुअली में हमको समझ में आ रहा है कि इस ई श्रम पोर्टल के थ्रू यहां पे सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को बेनिफिट कैसे दिया जाएगा। फिर 20 अप्रैल को सरकार ने यह भी अनाउंस किया है, लेबर मिनिस्ट्री ने, कि नेशनल कैरियर सर्विस को ई श्रम पोर्टल के साथ जोड़ेंगे। और नेशनल कैरियर सर्विस में आप अच्छी जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हो। तो ई श्रम के अंदर जो लोग भी हैं वो एनसीएस पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, एनसीएस और ई श्रम पोर्टल को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है। और ई श्रम वाले 26,000 लोग ऑलरेडी एनसीएस पे अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं और एनसीएस पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, तो देखिए भाई, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे, छोटे लेवल पे एक छोटी मोटी प्राइवेट इंडस्ट्री चलाई जा रही है और ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं वो 10 से कम है। क्योंकि 10 से ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट वाली कोई कंपनी है तो वो ऑर्गेनाइज लेबर में आ जाती है, और 10 से कम वाली कोई है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बताया भाई कि अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स को आप 4 बेसिस पे सेग्रीगेट करते हो। एक तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे बेसिस पे, स्पेशली डिस्ट्रेस्ड कैटेगरीज पे और सर्विस कैटेगरी पे। टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन के हिसाब से दिखाई दिया जाए, मतलब पहले इस ऑक्यूपेशन के हिसाब से दिखाई दिया जाए तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, शेयर क्रॉपर्स, फिशरमैन, जो एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व है, बीडी रोलिंग, लेबरिंग, पैकेजिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेदर वर्कर्स, वीवर्स, आर्टिसंस, सॉल्ट वर्कर्स, ब्रिक किल्स में काम करने वाले लोग, भट्टी में काम करने वाले लोग, ऑयल मिल में, सॉ मिल में काम करने वाले लोग होते हैं टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन के हिसाब से अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में।
नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कौन है, तो अटैच्ड एग्रीकल्चर वर्कर्स, तो किसी और के प्लॉट पे जाके काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों की तरह बॉन्डेड लेबर हो गए, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल लेबर्स हो गए। हालांकि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन इन दोनों में आपको ओवरलैपिंग नजर आ रही है, कुछ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले ऑक्यूपेशन वाली कैटेगरी में भी आ जाएंगे। फिर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट्स कैटेगरी में कौन आता है, टॉडी टैपर्स, एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स के ड्राइवर, कैरियर ऑफ हेड लोड्स, ठीक ना, सर पे बोझा उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, लोडर अनलोडर, तो आपने देखा होगा पोर्ट्स में लोडिंग अनलोडिंग होती है, कंटेनर आके निकले उससे सामान निकाल के बाहर रखना, फिर कंटेनर के अंदर सामान घुसेड़ के रखना, इस प्रकार के काम करने वाले लोग स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरी में आ गए। और टर्म्स ऑफ सर्विस कैटेगरी में मिडवाइफ्स हो गई, घर में काम करने वाली जो हाउसमेट्स हो गई, फिशरमैन वुमेन हो गई, फ्रूट वेंडर्स हो गए, अखबार बेचने वाले लोग हो गए, ये टर्म्स ऑफ सर्विस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हो गए, वो कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में जो 10 से कम इंप्लॉयज को हायर कर रही हैं, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लेवल पे अपना छोटा सा इंटरप्राइज चला रही हैं, उसके अंदर जो इंप्लॉयज होते हैं उनको नॉर्मल कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट किया जाता है। और वो जो इंडिविजुअल बेसिस पे सड़क पे रेड़ी लगा के चाट बेच रहे हैं, बतासे बेच रहे हैं, कोई छोटी मोटी कंघे की दुकान खोल रखी है, ये लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। जो लोग दिन की दिहाड़ू मजदूरी करते हैं वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरीज और सर्विस कैटेगरी के हिसाब से इनको यहाँ पे बांटा गया। न्यूज क्या थी, ई श्रम पोर्टल के अंदर जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा 2 लाख का, किसके थ्रू कनेक्ट करके, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के थ्रू कनेक्ट करके। ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहां पे अनाउंस कर चुकी हैं कि 4 पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा, ई श्रम, उद्यम, असीम और नेशनल कैरियर सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। ऑलरेडी याद रखिएगा कि नेशनल करियर सर्विस और ई श्रम पोर्टल को जोड़ा जा चुका है और ई श्रम वाले 26,000 लोग नेशनल कैरियर सर्विस में एनरोल हो चुके हैं। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई गई हैं। जीएस पेपर 2 और 3 इंप्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन ह्यूमन रिसोर्सेज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि रेलवे की रिसर्च विंग्स की साइजेस को थोड़ा कट किया गया। देखिए, श्रेष्ठ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था, स्पेशल रेलवे स्टैब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसेस, इसको भैया इंडियन रेलवे ने बोला कि बंद करो। इंडियन रेलवे को शायद लगा होगा कि ये उतना एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। मार्च 2016 में श्रेष्ठ को बनाया गया था एज अ पार्ट ऑफ आरडीएसओ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग टर्म में रेलवे में रिसर्च प्रोजेक्ट चलाने के लिए। तो क्या अब रिसर्च बंद हो जाएगी? बंद नहीं होगी, दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू चलेगी। श्रेष्ठ शायद सरकार को उतना पोटेंट नहीं नजर आ रहा होगा, इफेक्टिव नहीं नजर आ रहा होगा, इसलिए इसको यहां पे बंद कर दिया गया। अब अगर आप देखो तो एक प्रकार की रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है रेलवेज के अंदर, जहां पे 32 डायरेक्टरेट्स आरडीएसओ के बंद किए गए और इनको 7 हेड्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन एंड पावर सप्लाई, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, रिसोर्स एंड टेस्टिंग और ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी। तो ये है। जियोटेक इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट को यहां पे ट्रैक एंड ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर्स डायरेक्टरेट के साथ जोड़ा जा रहा है। तो मतलब आप कह सकते हो कि रेलवेज में यहां पे एक रीस्ट्रक्चरिंग टाइप की चल रही है। अब इस रीस्ट्रक्चरिंग का आप कह लो कि ये प्रपोजल किसने दिया है, तो भाई जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है संजीव सान्याल फॉर द रेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, तो गवर्नमेंट बॉडीज के रेशनलाइजेशन के लिए जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किए गए सरकार के द्वारा, संजीव सान्याल साहब, उनके रिकमेंडेशन पे ये सब यहां पे हो रहा है। ठीक है भाई, तो उनके रिकमेंडेशन पे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कोर, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कॉफमो, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सर्विस क्रिस और इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल, इन सबको बंद किया जा रहा है। यहां पे ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रहे हैं। इनफैक्ट इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल तो 7 सितंबर 2021 को ही बंद हो चुका है। प्लस यहां पे कुछ नई पोस्टें बनाई गई हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजाइन की पोस्ट बनाई गई है, इनको पोस्ट किया जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ओके, उसके साथ साथ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी यहां पे इनको पोस्ट किया जाएगा एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रैंक का ऑफिसर। ये क्यों? क्योंकि भाई 26,000 करोड़ की लागत पे 200 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहा है, तो लॉन्च करना है तो ट्रेन की डिजाइनिंग करनी है, इसलिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजाइन की पोस्ट यहां पे बनाई गई है। रेलवे के अंदर जो इंप्लॉयज थे उनके अलग स्कूल चलते थे, हॉस्पिटल चलते थे, उन हॉस्पिटल्स को और स्कूल्स को मैनेज भी अब रेलवे के आप कह लो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि रेलवे का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था, इसको अंदर से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। और जब इस प्रकार की रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो यहां पे अपोजिशन भी आएगा। तो ये जो इनकी यूनियन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, इसके जनरल सेक्रेटरी एम राघवैया ने यहां पे ओवरऑल एक लेटर लिखा है
रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को कि इस प्रकार की रिस्ट्रक्चरिंग मत करिए। अगर आप कोई रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो एम्प्लॉय यूनियन के साथ बातचीत करके करिए, नहीं तो वाइड स्प्रेड अनरेस्ट हो सकता है, रिजेंटमेंट हो सकता है। रेलवेज के जो इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज है वो हड़ताल पे भी जा सकते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली गई हैं। इस प्रकार से अगर आप क्लोजर करोगे, मर्जर करोगे एंटिटीज का, नई एंटिटीज बनाओगे, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करोगे, तो आगे आने वाले समय में हड़ताल भी हो सकती है। इस प्रकार की भी धमकियां आई। अब देखिए कितना डरती है सरकार धमकियों से। जीएस पेपर 2 और 3, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज में न्यूज काम आएगी। फिर भाई सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $8 बिलियन के फाइनेंशियल सपोर्ट को देने की बात की। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा ये फाइनेंशियल सपोर्ट किस हिसाब से दिया जा रहा है। देखिए ऑलरेडी $1.2 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी सऊदी अरेबिया दे चुका है पाकिस्तान को इमरान खान के टेन्योर के दौरान। उसके साथ साथ $3 बिलियन का लोन भी प्रॉमिस किया था सऊदी अरेबिया ने इमरान खान को। तो $4.2 बिलियन तो पहले ही दे चुका है। अब पाकिस्तान ने बोला था कि जो $1.2 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी है इसको आप $2.4 बिलियन कर दो। मतलब आप $2.4 बिलियन तक का तेल पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से खरीद सकता है। सऊदी अरब ने बोला ठीक है कर देते हैं। फिर ये जो $3 बिलियन का लोन था इसको आगे रोल ओवर करने को बोला है। रोल ओवर मतलब कि पाकिस्तान को चूंकि इस लोन को चुकाना था लेकिन अब चुकाने की जरूरत नहीं है, इस लोन के ड्यूरेशन को और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लंबे समय तक पाकिस्तान इसका इंटरेस्ट देगा और लोन को धीरे धीरे करके चुकाएगा। तो ये $3 बिलियन आगे बढ़ा दिया गया तो इसको लोन में काउंट किया जा रहा है। $2.4 बिलियन का हो गया तेल का लोन, तो ये तो भैया 5.4 तो यही हो गया। उसके अलावा $2 बिलियन यहां पे और देने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? आपकी सऊदी अरेबिया के द्वारा नया $2 बिलियन का और लोन दिया जा रहा है। तो लगभग $7.4 बिलियन तो यही हो गए, और हो सकता है आगे और लोन दिया जाए। तो टोटल $8 बिलियन की यहां पे फंडिंग सऊदी अरेबिया की तरफ से, मदद सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान के पास जाएगी। ये अनाउंस हुआ है कब? जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया गए हैं, और रिसेंटली ये न्यूज में भी काफी रहे हैं। ये मदीना पहुंचे भगवान के दर्शन के लिए, वहां पे इनको चोर चोर बुलाया जाने लगा। काफी पॉलिटिक्स हुई पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक बोला कि पाकिस्तान के इमरान खान ने यहाँ पे 100 लोगों को स्पेसिफिकली भेजा था सऊदी अरेबिया में ये बवाल मचाने के लिए। उनको ब्लास्फेमी लॉ के अंदर ट्राई किया जाएगा। जो एक्स डेप्यूटी स्पीकर है उनके ऊपर अटैक हो गया पाकिस्तान के अंदर। सऊदी अरेबिया की सरकार ने भी निंदा की कि भाई प्रॉफिट साहब के घर में, भगवान के घर में यहां पे इस प्रकार के नारे सुनने को मिल रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली नॉट अ गुड साइन। तो ये सब चीजें ओवरऑल अभी रिसेंटली न्यूज में निकल के आई हैं। लेकिन हाँ ये भी निकल के आया कि भाई सऊदी अरेबिया यहाँ पे पाकिस्तान की मदद करेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि इनकी करेंसी यहाँ पे डेप्रिशिएट कर रही है तो थोड़ा और पैसा देने के लिए। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ रही है। फिर यहाँ पे सुकुक की बात हो रही है। ये सुकुक क्या होता है? ये शब्द हो सकता है आपको ना पता हो। देखिए सुकुक एक इस्लामिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होता है। आपने वेस्टर्न कंट्रीज में सोवरेन बॉन्ड सुने होंगे। बॉन्ड एक सरकार रिलीज करती है, उसको जो खरीदता है वो पैसा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की सरकार कोई बॉन्ड रिलीज करे और उसको खरीद ले यूएस की सरकार, तो इंडिया का बॉन्ड है, यूएस की सरकार खरीद रही तो यूएस पैसा देगी सरकार को, और इंडिया बाद में उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ लौटा देगी। इसको बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पे पाकिस्तान बॉन्ड इशू करेगा और उस बॉन्ड को खरीद लेगा सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसा देगा, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पाकिस्तान को पैसा वापस करना है। तो बेसिकली सुकुक एक इसी प्रकार का बॉन्ड है। इसको इस्लामिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। इस्लामिक रिलीजियस लॉ के हिसाब से, शरिया के हिसाब से पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो सुकुक के थ्रू यहां पे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसा दे रहा है। तो ये ओवरऑल यहां पे न्यूज आपकी निकल के आ रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इस समय पे काफी खराब चल रही है। इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $10.5 बिलियन पे आ चुके हैं। पिछले 6 से 7 हफ्तों में $6 बिलियन गिरे हैं। इस पहले 9 मंथ में इनकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है $13.2 बिलियन की है, और इनके पास सिर्फ जो बफर है वो $10.5 बिलियन का है। तो यहाँ पे और उधार उठा रही पाकिस्तान की सरकार। बट उधार उठाने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉपर क्रेडिबल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज चाहिए, जो कि अभी के लिए पाकिस्तान की सरकार नहीं उठा पा रही है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर इंडिया की एडिबल ऑयल पोजीशन कंफर्टेबल सिचुएशन में, ऐसा भारत सरकार ने बोला है। भारत सरकार के पास ऑलरेडी 21 लाख मेट्रिक टन के एडिबल ऑयल है, और लगभग 12 लाख मेट्रिक टन के एडिबल ऑयल इंडिया के लिए निकल चुके हैं। मई 2022 तक पहुंच जाएंगे, ऐसे भारत सरकार का बोलना है। तो ये जो कहा जा रहा है कि भाई इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर बैन लगा दिया है, एडिबल ऑयल के ऊपर बैन लगा दिया एक्सपोर्ट के ऊपर, तो इंडिया के अंदर एडिबल ऑयल्स की कमी पड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने बोला 21 लाख मेट्रिक टन है और 12 लाख मेट्रिक टन हमारे पास पहुंचने वाला है। उसके साथ साथ डोमेस्टिकली भी हम एडिबल ऑयल्स की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने बोला है, फरवरी 2022 के सेकेंड एडवांस एस्टीमेट में बताया है कि 2021-22 में इंडिया के अंदर 126.10 लाख मेट्रिक टन की पैदावार हुई है।
किसकी? आपकी सोयाबीन की। और उसी सोयाबीन से एडिबल ऑयल बनाया जाता है। पिछले साल 2020-21 में 112 लाख मेट्रिक टन की पैदावार हुई थी। इस बार 2021-22 में 126 लाख मेट्रिक टन की पैदावार हुई है। फिर अगर आप देखो तो मस्टर्ड सीड्स की सोइंग ज्यादा हुई है। 37% ज्यादा सोइंग हुई है मस्टर्ड सीड्स की ऑल मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के द्वारा, राजस्थान के साथ भी। 2021-22 में मस्टर्ड सीड्स की पैदावार 114 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच सकती है। फिर लगातार जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइसेस को मॉनिटर कर रहा है, अवेलेबल सिचुएशंस को देख रहा है। लगातार मेजर एडिबल ऑयल जो प्रोसेसिंग एसोसिएशन है उनके साथ डिस्कशन करके डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस को स्मूदन करने की कोशिश कर रहा है। एमआरपी के हिसाब से ये जो प्राइसेस हैं आपके एडिबल ऑयल्स के मार्केट में, ये एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ जाएं, इसके लिए लगातार एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग एसोसिएशन से बातचीत करना, कंज्यूमर्स को रिलीफ देना, ये सब लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है करने की। पाम ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, ये दोनों ही तरीके की जो पाम ऑयल है, आप कह सकते हो जितने भी टोटल एडिबल ऑयल्स इंडिया के अंदर आते हैं 62% आप कह सकते हो पाम ऑयल है। और ये मेनली आता है इंडोनेशिया और मलेशिया से। लगभग टोटल इंपोर्ट्स का 22% सोयाबीन ऑयल आता है, ये आता है अर्जेंटीना और ब्राजील से। और लगभग टोटल इंपोर्ट्स का 15% आता है सनफ्लावर ऑयल, ये आता है यूक्रेन और रशिया से। ग्लोबल शॉर्टफॉल हुआ है प्रोडक्शन में एडिबल ऑयल्स का, ये सप्लाई चेन्स टूट गई हैं बहुत हद तक। यूक्रेन और रशिया का वॉर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनेशनल मार्केट्स में दाम बढ़ गए हैं, तो जो कंट्रीज हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में एडिबल ऑयल की कमी ना पड़ जाए, इसलिए एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं। इंडोनेशिया में भी रिसेंटली यही किया गया है। तो भारत सरकार को भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर हम अपनी बात करें तो भारत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ऑयल सील्ड की काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखो तो 37.14 मिलियन टन्स का कल्टीवेटेड ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर 2021-22 में, एज पर सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। डे टू डे प्राइसेस को एडिबल ऑयल्स की यहां पे मॉनिटर किया जा रहा है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को यहां पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, वगैरह वगैरह बातें यहां पे हो रही हैं। फिर अगर आप देखो तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ने एक वीकली डिस्कशन होल्ड किया एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे। इनका काम क्या है कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस को चेक में रखा जाए ताकि फार्मर्स, इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर्स का हम भला कर सकें। वीकली बेसिस पे एडिबल ऑयल के प्राइसेस को यहां मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे वो आपका ये पाम ऑयल हो, चाहे वो आपका ये सोयाबीन ऑयल हो। ठीक है भाई, तो मतलब जितना हो सक रहा है केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार काम कर रही है। स्पेशल टीम्स इन्होंने बना रखी है ये देखने के लिए कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर होर्डिंग और प्रॉफिटरिंग ना हो। एडिबल ऑयल के रिस्पेक्ट में ट्रेडर्स एडिबल ऑयल को होल्ड करके आर्टिफिशियली उनके दाम को बढ़ा के बेच के एक्सेसिव प्रॉफिट कमाने की कोशिश ना करें। ये सब चीजें सरकार ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रही है, जिस पे फूड सिक्योरिटी में न्यूज काम आएगी। फिर इंडिया और यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से प्ले में आ गया है। 18 फरवरी 2022 को यह साइन हुआ था। कल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स श्री बीवीआर सुब्रमण्यम ने पहला कंसाइनमेंट भेजा, जिसमें ज्वेलरी प्रोडक्ट्स गए इंडिया टू यूएई अंडर द यूएई सेपा। न्यू कस्टम हाउस दिल्ली से इनको भेजा गया। ज्वेलरी प्रोडक्ट्स वैसे भी एयर शिपमेंट के थ्रू जाते हैं, वो सी शिपमेंट के थ्रू नहीं जाते हैं। फिर यहां पे अगर आप देखो तो श्री बीवीआर सुब्रमण्यम, ऑनरेबल कॉमर्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिए। देखिए क्या होता है, यूई सेपा के अंदर जो सामान इंडिया से यूई जा रहा है उसके लिए भारत सरकार सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देगी, और जो सामान यूई से इंडिया के अंदर आ रहा है उसके लिए यूई की जो सरकार है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देगी। और उस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से इंडिया के अंदर ड्यूटी बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि जब भी एक बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है ना, उस बिल ऑफ एंट्री के अंदर उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को मेंशन किया जाता है जिसके हिसाब से कंट्री ऑफ ओरिजिन का बेनिफिट दिया जा रहा है। उस नोटिफिकेशन में प्रॉपर सीरियल नंबर लिखा होता है, कस्टम्स ऑफिसर्स को चेक करना पड़ता है। ओके, तो ये कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे ही आप एक स्पेसिफिक कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेनिफिट को एसरटेन कर सकते हो। और ये यूई और इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यही है कि भाई एक दूसरे के गुड्स दूसरे के मार्केट में कम ड्यूटी पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। इंडिया की बात की जाए तो भैया इंडिया के 97% गुड्स को, जो कि आप कह सकते हो कि 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स है, मतलब 97% टैरिफ लाइंस के अंदर इंडिया का जो टोटल बाई वॉल्यूम 99% जो एक्सपोर्ट है यूएई के अंदर, उसको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूएई के मार्केट में। यहां पे इंडिया की जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, ये सब यूएई के मार्केट में पहुंच जाएंगे। और देखिए यूएई का मार्केट इतना बड़ा नहीं है, बट यूएई की इतनी सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना कि इंडियन प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया के मार्केट्स का एक्सेस मिल जाएगा।
और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ट्रेडर्स तो ऐसे खड़े हो जाएंगे यूएई के अंदर, जो कि इंडिया से सामान यूएई में बनाएंगे और वहां से फिर पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड ये है कि आगे आने वाले समय में इंडिया और यूएई का बायलेटरल ट्रेड $100 बिलियन का हो जाएगा और सर्विसेज में जो ट्रेड है वो $15 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि यूएई गेटवे टू द वर्ल्ड है, तो यूएई के मार्केट का एक्सेस लेके हम पूरी दुनिया में अपनी चीजों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जीएस पेपर टू बायलेटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया में न्यूज काम आएगी। फिर इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 2013-14 से लेके अब तक 2021-22 में इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 103% बढ़े। 2013-14 में हमने 90,415 करोड़ की दवाइयां एक्सपोर्ट की थी। 2021-22 में हमने 1,83,422 करोड़ की दवाइयां एक्सपोर्ट की हैं। अगर आप $1 को $75 मान लो तो $1 बिलियन मान लीजिए, लगभग 7,500 करोड़ रुपए। तो अगर इसे 1,83,422 को 7,500 से डिवाइड करेंगे तो लगभग होकर आता है $24 बिलियन। मतलब 2021-22 में हमने लमसम $24 बिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। अब ये फिगर अगर आप 2020-21 में देखो तो 2020-21 में ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हुए थे कितने? $24 बिलियन। तो बेसिकली 2020-21 और 21-22 में हम अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को मेंटेन कर पा रहे हैं। ओके, तो 2020-21 के बाद 21-22 में भी हमारी जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक सस्टेन्ड रही है। अगर आप देखो तो ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन होने के बावजूद भी, कोविड-19 की डिमांड कम होने के बावजूद भी हम ज्यादा दवाइयां यहां पे एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। दुनिया की 60% वर्ल्ड वैक्सीन इंडिया के अंदर बनती हैं। दुनिया की टोटल नंबर ऑफ जेनरिक वैक्सीन में 20% वैक्सीन इंडिया के अंदर बनती हैं। इंडिया में वैक्सीन का प्रोडक्शन तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है और वैल्यू के हिसाब से 14वें नंबर, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, नंबर ऑफ वैक्सीन के हिसाब से इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वैक्सीन बनती हैं और वैल्यू के हिसाब से 14वें नंबर की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनती है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की वैक्सीन सस्ती है, इसलिए वैल्यू में वो ज्यादा नजर नहीं आएंगी और इसीलिए इंडिया की वैक्सीन अट्रैक्टिव है, क्योंकि बाहर के मार्केट को, बाहर के कंट्रीज को ये सस्ती पड़ती है। जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक्सपोर्ट है 5.92% और फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स ये 73% फॉर्म करते हैं हमारे एक्सपोर्ट का। हम टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन है, मतलब सबसे ज्यादा दवाइयां और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम कहां बेचते हैं? यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, रशिया और नाइजीरिया। इनफैक्ट बड़े बड़े मार्केट्स में हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रिकॉग्निशन दिया गया है। यूएस का जो एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसने जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन जिन भी प्लांट्स को अप्रूवल दिया है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स है यूएस में और दूसरे नंबर पे है इंडिया में। मतलब इंडिया से बहुत हद तक दवाइयां यूएस मार्केट में जाती हैं। 2020-21 में फ्रीक्वेंट लॉकडाउन के बावजूद भी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री नीचे नहीं घुसी है। हमने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में अपनी कोविड इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन की बात हो रही है, और उसकी 115 मिलियन डोजेस को एक्सपोर्ट किया है 97 कंट्रीज में। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल बताई जा रही हैं। अब चूंकि यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हो गया है, तो इन मार्केट्स में भी हमारी दवाइयां आराम से बिक पाएंगी। जीएस पेपर 2-3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। तो आज इतनी ही न्यूज थी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर जाइएगा। आई होप आपको मजा आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो और कुछ नॉलेज जानने को मिल रही हो इन लेक्चर से। हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के जाइएगा, ज्वाइन बटन भी दबा दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।